अरे ये क्या बात हुई? हर बात पर टोका टाकी, हर समय ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। अब और मेरे बस का नहीं, जितना एडजस्ट कर सकती थी कर लिया। अगर अब भी दिक्कत हो तो। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं यहाँ बैंगलोर में हूँ और अभी बारिश हो रही है। भाई नवरात्रों की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों की शुरुआत के साथ आपको ये याद दिला दूं कि सिर्फ एक हफ्ता रह गया है अनकही कहानियों में अपनी कहानी भेजने के लिए। दशहरा वाला दिन ही कहानियों की एंट्री का लास्ट डे है, यानी कि 15 अक्टूबर। अब तो बिल्कुल सोचिए मत कि कल भेज देंगे। आज ही कहानी सुनते ही अपनी कहानी हमें भेजें। प्रतियोगिता की और जानकारी के लिए जल्द ही जाएं piyushagarwal.com पर। दोस्तों, कितनी बार ही ऐसा हुआ है कि आप कहीं सफर कर रहे हो और जाने अनजाने में किसी अनजाने से बातों बातों में ही कुछ सिखा भी गए हो और खुद भी कुछ सीख गए हो। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, दो अजनबी, जिसे लिखा है पल्लवी अमित जी ने। इनका लखनऊ में जन्म हुआ। शास्त्रीय गायन, पेंटिंग, कुकिंग, बागबानी और लिखने में शौक है। कॉलेज के समय से ही लिखना शुरू कर दिया था। कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में कविताएं, कहानियां छप चुकी हैं। आकाशवाणी में भी कहानियों और कविताओं का प्रसारण होता रहता है। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। और एक बात और दोस्तों, आप सबके सहयोग का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारा ये पॉडकास्ट हम चाहते हैं कि एड फ्री रखें और इस प्रयास में आपका योगदान बहुमूल्य है। अगर आप भी कहानी जानी अनजानी पॉडकास्ट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आज ही piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर और जानते हैं क्या हुआ इन दो अजनबियों के बीच। दो अजनबी, पल्लवी अमित। ऑफिस के किसी काम से शहर से बाहर जाना मेरी जॉब प्रोफाइल का एक हिस्सा था। छोटे शहरों में जाना मन ही मन पसंद करती थी मैं, या शायद रेल का सफर ज्यादा भाता था सदा से। यूं हवाई जहाज में बैठकर मिनटों में यहां से वहां पहुंच जाने में वो मजा कहां जो रास्ते को घूंट घूंट पीते हुए, लम्हा लम्हा जीते हुए आराम से पहुंचने में है। व्यस्त जीवन से चुराए हुए ये फुर्सत के लम्हे मन को बेहद भाते थे। ट्रेन में बैठकर अभी सेटल हो ही रही थी कि सामने वाली बर्थ पर एक नव युवती तेजी से आकर बैठी। यही कोई 26-27 की उम्र होगी। थोड़ी उखड़ी हुई, थोड़ा परेशान सी दिख रही थी। ट्रेन ने रफ्तार ले ली और मेरे विचारों ने भी। मैं यूं ही अंतर्मुखी स्वभाव की हूं। लोगों के निजी दायरे में हस्तक्षेप मेरी आदत नहीं है। पर मेरा लेखक मन मेरे बस में कहां। यूं ही आंखों और क्रियाकलापों को पढ़ते पढ़ते उनकी जिंदगी पढ़ने लगना, या यूं कहें उनके हाव भाव के जरिए उनकी जिंदगी बुनने लगना उसका प्रिय शगल है। तो शायद मेरे मन को आज का लक्ष्य मिल गया। मैंने अपना सामान जमाकर बर्थ पर पैर फैला लिया। टी शर्ट और कार्गो पैंट पहने वो नए जमाने की नई सोच वाली एक आधुनिक लड़की मालूम दे रही थी। पैर बर्थ पर फैलाकर वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। अरे ये क्या बात हुई? हर बात पर टोका टाकी, हर समय ये क्यों किया, ये क्यों नहीं किया। अब और मेरे बस का नहीं, जितना एडजस्ट कर सकती थी कर लिया। अगर अब भी दिक्कत हो तो। कहते हुए वाक्य अधूरा छोड़ दिया उसने। उसकी आंखों में उदासी तैर गई। फिर धीरे से बोली, नहीं, अब सुमित को तय करना है क्या करे। मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है। कहते हुए उसकी आंखों के कोर भीग गए। उसने फोन काट दिया और खिड़की से अंधेरे में बाहर देखने का उपक्रम करने लगी। पर मुझे पता था कि अपने आंसू छुपा रही थी वो। मन पसीज गया मेरा। लग रहा था कि उसे गले लगाकर एक झप्पी दे दूं, शायद उसे अच्छा लगे। पर अनजान लोगों के निजी दायरे में बिना अनुमति घुसना शायद सही नहीं होगा। इस सोच ने रोक लिया।
नजरें न चाहते हुए भी उसी पर अटक रही थी बार बार। थोड़ी देर में वो सामान्य हो गई। रात के 8:30 बज गए। वो बिस्कुट का पैकेट बैग में निकालकर खाने लगी। घर से झगड़कर भूखी ही निकल आई है शायद, मैंने मन में सोचा। इन एसी वाले डिब्बों में ज्यादा वेंडर भी नहीं आते। मैं अभी सोच ही रही थी कि अपना खाना निकालूं तो उससे खाने के लिए पूछूं या नहीं, कि तभी सैंडविचेस लेके एक वेंडर आ गया और उसने सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक खरीद ली। मैंने भी अपना खाना निकालकर खाना शुरू किया। रात बढ़ रही थी। हमारी बोगी में हम दोनों के सिवा दोनों बर्थ खाली थी। लाइट जली रही थी क्योंकि नींद हम दोनों की ही आंखों से मीलों दूर थी। अचानक मेरे हाथों में किताब देखकर वो बोली, आपको भी पढ़ने का शौक है क्या? मैंने चश्मा हटाते हुए उसे देखा और हाँ में सिर हिलाया। मैं भी पढ़ती हूं, पर जल्दी में कुछ लाई नहीं इस बार। वो फिर शून्य में ताकने लगी। मैंने बैग से कुछ किताबें निकालकर पूछा, हिंदी पढ़ती हो तुम? उसने मेरे हाथ से किताबें ले ली और उनमें से एक रखकर बाकी दोनों वापस कर दी। थोड़ी देर हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसी ने बात शुरू की, आप इलाहाबाद में रहती हैं? मैंने कहा, नहीं, ऑफिस के काम से जा रही हूं। आप जॉब करती हैं? उसके वाक्य में सवाल भी था और आश्चर्य भी। मैं मुस्कुरा दी। वो फिर बोली, आप शादी से पहले भी जॉब करती थीं? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। आपको शुरू में मुश्किल हुई होगी? उसने फिर पूछा। कैसी मुश्किल? मैंने कहा। शादी के बाद ससुराल और नौकरी दोनों को एडजस्ट करने में। हाँ, हुई थी, पर थोड़ा मैंने एडजस्ट किया और थोड़ा उन लोगों ने, बस हल हो गई मुश्किल। मैं फिर मुस्कुरा दी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो शायद मुझसे बातें करना चाह रही थी। कोई चाहिए होता है ना हमें मन खोलने के लिए, जब हम अपने जीवन की चादर उधेड़ कर फिर से बुनने की कोशिश कर रहे हों। पर अगर ससुराल वाले, खासकर सास, एडजस्ट ही न करे तो मैं क्या करूं? वो अपनी बात पर आ गई। हर बात पर टोकना, हर बात पर अपनी इच्छा को ऊपर रखना, और सुमित अकेले बेटे हैं जो मां के बेहद लाडले, ज्यादा कुछ बोलते ही नहीं। वो थोड़ा रुक कर बोली, अब मेरी जॉब ही ऐसी है कि देर सवेर हो ही जाती है। जरा देर हुई नहीं, पूरे घर में कोहराम मचा कर रख देती हैं। घर पहुंचते ही फोन क्यों नहीं किया, मैसेज ही कर देती, जैसे सवाल ही दरवाजा खोलते हैं। उसने जरा झल्लाते हुए कहा, लेकिन ये उनकी चिंता भी तो हो सकती है। कितने दिन हुए शादी को? 4 महीने ही हुए हैं अभी। वो फिर अपने में खो गई। हो सकता है कि वे तुम्हारी चिंता करती हो, फिर एक फोन या मैसेज करने में हर्जी क्या है? उन्हें भी चिंता नहीं होगी और तुम भी उनके सवालों से बच जाओगी। मगर वो कुछ कहते कहते रुक गई और सोचने लगी। मुझे अपनी बेटी याद आ गई। 2 साल पहले शादी की थी उसकी। वो भी कुछ ऐसे ही बोलती है कभी कभी, फिर मैं समझाती हूं तो वो समझ जाती है। वो फिर बोलने लगी, मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल में शादी थी, सुमित के कजन की। मैंने इतने शौक से सब तैयारी की, सब कुछ प्लान कर लिया, और 2-3 दिन पहले जब उन्हें दिखाया तो उन्होंने बहुत हल्का रंग कहकर रिजेक्ट कर दिया और बिल्कुल गहरा रंग निकाला मेरे लिए। मेरा पूरा उत्साह खत्म हो गया। बेमन से अटेंड की शादी मैंने। अब तो उनकी आदत हो गई है, जब भी कोई फैमिली गेट टुगेदर होता है, त्योहार हो, पार्टी या शादी, बस अपनी पसंद थोप देती हैं मुझ पर। और सुमित को कहो तो बोलता है, अरे रोज तो अपने मन का पहनती हो, कभी कभी उनके मन का पहन लोगी तो क्या हो जाएगा? अब आप ही बताइए कि पहनने की चॉइस तो हर किसी की अपनी होती है ना। मैं उसका चेहरा देखते हुए उसकी आंखें पढ़ने का प्रयास कर रही थी। फिर थोड़ा रुककर मैंने कहा, तुम इकलौती बहू हो उनकी? उसने हां में सिर हिलाया। मैंने गहरी सांस लेते हुए बोला, यह भी तो संभव है कि वो चाहती है कि उनकी बहू सबसे सुंदर, सबसे अच्छी लगे, और जब पूरा परिवार इकट्ठा हो तो कौन सा रंग और कौन से कपड़े अच्छे लगेंगे ये उनसे अच्छा कौन समझ सकता है? तुम तो अभी नई हो परिवार में, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी है उनके बीच। मैंने उसे देखा तो उसकी आंखों में कुछ अलग से भाव थे। वो उन्हीं अपरिचित नजरों से मुझे देख रही थी।
मानो सहमत हो मेरी बातों से, पर स्वीकार करना नहीं चाहती हो। मुझे पिछले साल अपने बेटे की गृह प्रवेश पूजा याद आ गई। मैंने बहू के लिए पीले रंग की साड़ी खरीद ली। देखते ही उसका मुंह बन गया। उसे शायद रंग नहीं पसंद था, पर मैंने जिद करके बेटे से दबाव बनाकर उसे वही पहनने पर मजबूर किया। बहुत सुंदर लग रही थी उस साड़ी में, पर और भी रंग थे जिनमें वो सुंदर लग सकती थी। मैं साड़ी बदलकर उसकी पसंद की भी ला सकती थी। इस तरह वो भी खुश हो जाती, पर मैंने शायद उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। कहां खो गई आप? उसकी आवाज से मेरी तंद्रा टूटी। नहीं, कहीं नहीं, मैं ख्यालों से वापस आते हुए बोली। रात गहराती जा रही थी। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी और हम दोनों का वार्तालाप अपनी रफ्तार में। हम दोनों ही एक दूसरे की बातों में इस कदर खोए हुए थे कि समय का भी होश नहीं था। वो फिर कुछ सोचते हुए बोली, हर बात पर टोका टाकी करती हैं। वक्त बेवक्त ये करो ये ना करो की फेहरिस्त लिए तैयार रहती हैं, और संडे तो पूरा दिन उनकी सलाहों नसीहतों में ही कट जाता है। कुछ भी करने की कोशिश करो, बस टोका टाकी शुरू, और सुमित जरा भी नहीं बोलता। बस मैं अब तंग आ गई हूं। मैं उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो मुझे देखकर थोड़ा अचंभित थी। मैंने पूछा, मां है तुम्हारी? उसकी हां सुने बिना मैं बोल रही थी, वो जब तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हैं तो वो क्या तुम्हें टोकती नहीं है, समझाती नहीं है? और तुम उनसे भी नाराज हो जाती हो क्या? मैं उसके चेहरे पर आते जाते भावों को बारीकी से परख रही थी। कई बार आईने में अपनी तस्वीर भी अजनबी लगने लगती है। शायद ऐसा ही आज उसके साथ हुआ था। मैं उसमें अपनी बहू को देख रही थी। बार बार उसकी सूरत में मेरी बहू झांक कर मुझसे कुछ सवाल पूछकर जा रही थी। कुछ बातें शायद सही होकर भी सही नहीं होती। हम बड़े नई बहू को हिदायतें देते शायद ये भूल जाते हैं कि उसकी अपनी भी कोई इच्छा अनिच्छा हो सकती है। वो खुद को इकट्ठा करते हुए फिर बोली, मां की बात और होती है। मैंने कहा, हां, मां की बात बेशक अलग होती है, पर एक बार उनको मां का नहीं, हां मां जैसा स्थान देकर देखो, सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। और फिर जब 4 बर्तन एक साथ रखे हो तो उनकी खटर पटर से परेशान नहीं होते। धीरे धीरे ये खटर पटर हमारी जिंदगी में घुल मिल जाती हैं, पर थोड़ा समय देना पड़ता है। वो समझने की कोशिश कर रही थी, थोड़ी कंफ्यूज दिख रही थी। मैंने कहा, थोड़ी तसल्ली से सोचना, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। हम दोनों ही अपनी बर्थ पर फैल गए, पर नींद दोनों की आंखों में नहीं थी। मन की तमाम उलझनें एक एक करके सामने आ रही थी। सुबह हुई, हम दोनों ही खामोश थे। मन बहुत हल्का लग रहा था। उसने फोन मिलाया, शायद अपने पति को। सुनो, 2 दिन की छुट्टी ली है मैंने, वीकेंड पर हो सके तो आ जाना तुम भी, नहीं तो संडे को मैं आ जाऊंगी। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। मन की गांठों को खोलने के लिए हमें अक्सर किसी अजनबी की जरूरत होती है। हमारा स्टेशन आ गया। हम दोनों ने ही सामान उठाया और मुस्कुराकर एक दूसरों को आंखों ही आंखों में अलविदा कहा। फिर मिलेंगे, उसने कहा। हां, फिर मिलेंगे, मैंने मन ही मन दोहराया। उसका फिर मिलेंगे शायद मेरे लिए होगा, पर मैं एक बार फिर उस पीढ़ी से मिलना चाहती थी जिससे मैं कल रात बात कर रही थी। हां, कल रात मैं और वो 2 व्यक्तित्व नहीं थे, हम अपनी अपनी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। फिर मिलेंगे, मैं बुदबुदाई और चल पड़ी, बहुत हल्के मन के साथ। बेमतलब सा एक पल किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो कहिए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको महसूस हुई वो अनकही बात जो उन दोनों ने एक दूसरे से नहीं कही पर अपने लिए महसूस की? हमें जरूर लिखकर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। hello@piyushagarwal.com पर हम आपकी मैसेज कहानी की लेखिका पल्लवी अमित तक भी पहुंचाएंगे।
और इसी के साथ मैं याद दिला दूं कि अनकही कहानियां प्रतियोगिता में अपनी एंट्री सबमिट करना ना भूलें। आखिरी तारीख है 15 अक्टूबर। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को लुभा रही हो तो आप हमें अपना योगदान कर सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।